मध्य प्रदेश, जिसे हम हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस धड़कते हुए दिल की असली लाइफलाइन क्या है? आइए आज के इस एक्सप्लेनर में मध्य प्रदेश के शानदार और डाइवर्स वाटर इकोसिस्टम्स की एक रोमांचक खोज पर चलते हैं। जरा सोचिए, कैसे सदियों पुराने झरने, ऐतिहासिक झीलें और आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग मिलकर हमारे देश के बिल्कुल सेंटर को शेप करते हैं। भारत का हृदय कहलाने वाला मध्य प्रदेश असल में पानी की इसी अनकंट्रोल्ड और असीम ताकत का एक जीता जागता उदाहरण है। तो हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे नर्मदा के अद्भुत झरनों से, फिर जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स के बारे में, उसके बाद भोजताल की वो दिलचस्प किंवदंती, फिर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात होगी और आखिर में चर्चा करेंगे इकोलॉजी और विकास के बीच के उस बेहद जरूरी संतुलन की। चलिए सीधे गोता लगाते हैं अपने पहले पड़ाव में और देखते हैं नर्मदा नदी की अपार प्राकृतिक शक्ति और उसकी बेकाबू खूबसूरती को। अब नर्मदा के ये वाटरफॉल्स सच में अपने आप में एक अजूबा हैं। जैसे कपिलधारा को ही ले लीजिए, 100 फुट का एक शानदार ड्रॉप। कहा जाता है कि महान कपिल मुनि ने यहीं बैठकर सांख्य दर्शन की रचना की थी। और उसी से थोड़ा आगे बढ़ें तो हमें मिलती है दुग्धधारा। इसका नाम एकदम परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पानी की धाराएं बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह गिरती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जो चीज़ वाकई में होश उड़ा देती है वो है भेड़ाघाट का धुआंधार जलप्रपात। संगमरमर की शानदार चट्टानों के बीच से जब पानी 10 मीटर नीचे गिरता है ना, तो एक इतना घना मिस्ट या कोहरा बनता है कि इसे लिटरली धुएं का झरना कहा जाता है। ये नज़ारा इतना अद्भुत है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की टेंटेटिव लिस्ट में भी जगह मिल चुकी है। गरजती हुई नदियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम फोकस करेंगे मध्य प्रदेश के उन शांत लेकिन बेहद जरूरी इकोलॉजिकल रिजर्व्स पर जो हमारे पर्यावरण के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रामसर साइट आखिर है क्या। देखिए, ये कोई आम तालाब या पानी का जमाव नहीं होता। ये एक इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त वेटलैंड है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो हजारों वन्य जीवों और वनस्पतियों को जिंदा रखने के लिए बेहद जरूरी है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 4 प्रमुख रामसर साइट्स मौजूद हैं। एक तो है हमारा ऐतिहासिक भोज वेटलैंड, जिसे 2002 में ही ये मान्यता मिल गई थी। और हाल ही में 2022 में 3 और साइट्स इस लिस्ट में जुड़ी हैं। इंदौर का यशवंत सागर और सिरपुर झील और शिवपुरी का सांख्य सागर। अब इस सांख्य सागर को ही देखिए। 1918 में बनाई गई ये झील माधव नेशनल पार्क के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। चारों तरफ से घनी हरियाली से घिरी ये जगह सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा ही नहीं है, बल्कि ये मगरमच्छों की एक बहुत बड़ी आबादी और ढेरों दुर्लभ पक्षियों का एक सुरक्षित घर है। ये एक जीता जागता थ्राइविंग इकोसिस्टम है। चलिए अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। मध्यकालीन दौर में इंसानों ने वाटर मैनेजमेंट को लेकर जो प्रयोग किए थे वो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। अब एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, आखिर 11वीं सदी के सम्राट राजा भोज को ऐसा क्या सूझा होगा कि उन्होंने कोलांस नदी पर इतना विशाल और इम्पॉसिबल सा लगने वाला जलाशय बनाने का फैसला कर लिया। आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या थी? इसके पीछे की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। किंवदंती है कि राजा भोज एक बहुत ही गंभीर चर्म रोग यानी स्किन डिजीज से पीड़ित थे। जब किसी इलाज से फायदा नहीं हुआ तो एक संत ने उन्हें एक अनोखा उपाय बताया कि वो ठीक 365 नदियों की धाराओं के पानी से बने एक तालाब में स्नान करें। बेतवा नदी के पास 359 धाराएं तो मिल गईं, लेकिन बाकी 6। तब उनके सेनापति कालिया ने 6 छिपी हुई धाराएं खोजी। ये स्मारकी काम पूरा हुआ, राजा ने स्नान किया और वो पूरी तरह रोग मुक्त हो गए। और इस पूरी मशक्कत का रिजल्ट क्या निकला? 31 वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल जलाशय, जिसे आज हम और आप भोजताल या बड़ी झील के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक अजूबा नहीं है, बल्कि आज भी भोपाल शहर के लिए एक लाइफलाइन है, जो रोजाना करीब 1,40,000 क्यूबिक मीटर पीने का पानी सप्लाई कर रही है। जरा सोचिए। तो प्राचीन इतिहास और राजा महाराजाओं के दौर से निकलकर अब हम एंट्री करते हैं सीधे मॉडर्न एरा में, जहां बात होती है विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े नेशनल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की। इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का जो कोर आइडिया है वो एक बहुत ही साफ कॉन्ट्रास्ट पर टिका है। एक तरफ है केन नदी का बेसिन, जहां पानी सरप्लस में है, यानी जरूरत से ज्यादा है,
और दूसरी तरफ है बुंदेलखंड का वो इलाका जो ऐतिहासिक रूप से भयंकर सूखे की मार झेलता आया है। तो प्लान ये है कि इस सरप्लस पानी को मोड़कर उस प्यासे और सूखाग्रस्त इलाके तक पहुंचाया जाए। लेकिन जो चीज सच में हैरान करती है वो है इस प्रोजेक्ट का स्केल। 1980 के नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत शुरू की गई इस परियोजना में लगभग 45,000 करोड़ रुपए का विशाल इन्वेस्टमेंट शामिल है। जी हाँ, 45,000 करोड़। और इस ह्यूज इन्वेस्टमेंट से हासिल क्या होगा? टारगेट है दौधन बांध कॉम्प्लेक्स के जरिए करीब 62 लाख लोगों को पीने का भरोसेमंद पानी देना, साथ ही 6.3 लाख हेक्टेयर सूखी कृषि भूमि की सिंचाई करना। अगर ये सब सही से होता है तो ये सचमुच इस पूरे रीजन की तस्वीर बदल कर रख देगा। ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन रुकिए, जहां इतने बड़े-बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां उनके नतीजे और प्रभाव भी उतने ही बड़े होते हैं। इसीलिए इस मुद्दे को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इकोलॉजी और विकास के बीच की इस क्रूशल डिबेट को बहुत न्यूट्रल होकर देखना होगा। यहाँ एक बहुत ही सीधा और कड़ा टकराव है। एक तरफ हमारे पास इंसानों के लिए साफ फायदे हैं, लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई, 62 लाख लोगों के लिए पीने का पानी और 127 मेगावाट बिजली। ये फायदे हम नकार नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ इसकी एक भारी इकोलॉजिकल कीमत भी है। पन्ना टाइगर रिजर्व का करीब 10% हिस्सा पानी में डूब जाएगा, वन्य जीवों के घर छिन जाएंगे और तकरीबन 23 लाख पेड़ काटे जाएंगे। ये दोनों ही पहलू बहुत गंभीर हैं। तो अहम बात यह है कि बुंदेलखंड को सूखे से राहत दिलाना बेशक जरूरी है, लेकिन पन्ना रिजर्व के लुप्तप्राय बाघों और गिद्धों के अस्तित्व को खतरे में डालना भी सही नहीं है। अधिकारियों को इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद ही सख्त कंजर्वेशन मेजर्स लागू करने ही होंगे। इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो जैसे जैसे हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिर में पहुंचते हैं, एक बेहद ही प्रोवोकेटिव और अहम सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे हमारे इन जलीय संसाधनों और भविष्य को इंजीनियरिंग के सांचे में ढाला जा रहा है, मानव विकास और प्रकृति के संरक्षण के बीच वो परफेक्ट बैलेंस, वो संतुलन आखिर कैसे बनाया जाएगा? क्या हम विकास के साथ साथ अपनी प्रकृति को भी बचा पाएंगे? इस सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़ती हूँ। इस पर जरूर सोचिएगा।